आज हम लोग पढ़ाई करेंगे क्लास 7 का सब्जेक्ट अतीत से वर्तमान। अध्याय 7 है सामाजिक और सांस्कृतिक विकास। तो क्लास 7 का अतीत से वर्तमान जो कि मध्यकालीन भारत का इतिहास है। मध्यकालीन भारत के इतिहास को क्लास 7 में पढ़ाया जाता है अतीत से वर्तमान भाग 2 के तहत। तो इसी का अध्याय 7 है जिसका चैप्टर का नाम है, अध्याय का नाम है सामाजिक और सांस्कृतिक विकास। तो सबसे पहले जिसके विकास की बात हम लोग करेंगे, जानेंगे, उस चीज को समझ लेते हैं कि ये समाज क्या है, तब ना इसका विकास करेंगे। समाज, अब देखिए समाज किसे कहते हैं, तो इसका परिभाषा लिखिएगा कि एक लोगों का समूह है। ये कुछ लोगों का समूह जिसका खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज, धार्मिक क्रियाकलाप ये सब किसी निश्चित स्थान पे होता हो। जो कुछ लोग समूह में रहते हैं उसका ये सब क्रियाकलाप जो जीवन से जुड़ा हुआ है वो किसी खास स्थान पे रहकर लंबे समय से हो रहा है, उसी को समाज कहेंगे। तो समाज का परिभाषा जान गए। अब अगला है संस्कृति। संस्कृति, अब संस्कृति क्या है? तो संस्कृति जो है ये समाज का ही अंग है। संस्कृति क्या है? समाज का अंग। मतलब कि जितने भी क्रियाकलाप समाज के अंदर होता है वो सब किसके अंदर आता है? संस्कृति के अंदर आता है। जैसे पूजा पाठ, ये संस्कृति के अंदर एक भाग है। बच्चों का जो व्यवहार तौर तरीका सिखाते हैं, कहीं नमस्ते सिखाया जाता है, कहीं हाय गुड मॉर्निंग इस तरह से विश करना उसको सिखाया जाता है, कहीं राधे राधे करना सिखाया जाता है। तो जिस तरह का समाज का माहौल होता है उस तरह का बच्चों में संस्कार दिया जाता है, जिसको संस्कार भी कहते हैं। तो वो संस्कृति का संस्कार जो है वो संस्कृति का ही एक भाग है, हिस्सा है। तो ये सभी खाना पीना, पहनावा ओढ़ावा, किस तरह के मकान का डिजाइन हो जिसमें रहा जा सकता है, तो ये सब समाज का अंग हो जाता, समाज का अंग है जो संस्कृति का भाग हो जाता है। तो समाज और संस्कृति एक दूसरे से जुड़ा हुआ चीज है। तो जब पूछेगा समाज क्या है तो क्या बताएंगे कि कुछ लोगों का समूह जो जिसका खान पान, रहन सहन, पहनावा ओढ़ावा, धार्मिक क्रियाकलाप किसी निश्चित स्थान पे होता हो, उसको समाज कहते हैं। और संस्कृति क्या है? तो समाज का ही अंग है संस्कृति। चलिए अब हम लोग इसका विकास के बारे में कब पढ़ रहे हैं? मध्यकाल में पढ़ रहे हैं। क्लास 7 में है तो मध्यकाल में पढ़ रहे हैं। तो मध्यकाल में क्या ऐसा प्राचीन भारतीय इतिहास से परिवर्तन हुआ मध्यकाल में आकर के, जिसको हम लोग को जानना आवश्यक है, जिसलिए हम लोग को पढ़ाया जा रहा है इसमें कि समाज और संस्कृति का विकास प्राचीन काल से आकर के मध्यकाल में कैसे हुआ, इसी को हम लोग अभी देखेंगे। तो मुख्य रूप से हुआ क्या, मध्यकाल की शुरुआत कब से माना जाता है? यह 7वीं सदी के आसपास से शुरू माना जाता है मध्यकाल का। अब इसी समय मुस्लिम शासकों का भारत पे आक्रमण शुरू होता है और यहीं से भारत का जो सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था था उसमें परिवर्तन की शुरुआत होती है। और किस तरह से ये परिवर्तित होता है इसी को हम लोग अब जानेंगे। तो सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि कब और किस तरह से भारत में मुस्लिम शासक आए, और इस क्रम को जान लेंगे तब हमको ये सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को जानना आसान हो जाएगा। तो इस चीज को हम लोग पहले जान लेते हैं। देखिए हम एक भारत का नक्शा बनाए हैं यहाँ पे, और इसमें ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग ये सिंध था। ये कब की बात हम कर रहे हैं? 8वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं। 8वीं शताब्दी ईस्वी में जो ये वर्तमान भारत इस तरह से आता है, ये वर्तमान भारत की नक्शा है, और ये जो भाग है सिंध, उस समय 8वीं सदी के प्रारंभ में ये भाग भारत से ही जुड़ा हुआ था।
ये जो पाकिस्तान का भाग है वो वर्तमान में और ज्यादा इसमें विस्तृत पाकिस्तान का भाग है, लेकिन पंजाब क्षेत्र पाकिस्तान का जो है वो, और ये भारत का पंजाब उस समय, अभी वर्तमान में ये पंजाब है भारत में और ये पंजाब है पाकिस्तान में। तो ये पंजाब भी उसमें भारत में था। तो यहाँ सऊदी अरब यहाँ इस आसपास के क्षेत्र में है। ये जो अफ्रीका महादेश है उसके थोड़ा सा साइड में यहाँ पे सऊदी अरब है। यहीं पे अरब देश का क्षेत्र यही था और यहीं पे मोहम्मद बिन कासिम का जन्म सऊदी अरब में हुआ था। तो सऊदी अरब वाले मोहम्मद बिन कासिम यहाँ से सिंध पे आक्रमण करते हैं और आक्रमण करके सिंध क्षेत्र को जीतते हैं और कुछ पंजाब के भाग को भी अपने अधीन कर लेते हैं। इसी प्रक्रिया में यहाँ पे मुस्लिम शासक का स्थापना हो जाता है। तो सबसे पहले कब भारत में मुस्लिम आक्रमण हुआ? 712 ईस्वी में। पूछता है कि सबसे पहले भारत पर कब मुस्लिम शासक आक्रमण हुआ? तो 712 ईस्वी में। किसने किया? तो मोहम्मद बिन कासिम। ये कहाँ के थे? अरब क्षेत्र के थे, अरब देश के थे। ठीक है, तो इस चीज को समझ लेंगे हम लोग। और अब ये देखेंगे कि ये क्यों इस सिंध पे आक्रमण किया। 7वीं सदी की ईस्वी के आसपास में अरब क्षेत्र में इस्लाम धर्म की उत्पत्ति होती है। एक ये भी बात दिमाग में रखना है, इस्लाम की उत्पत्ति कहाँ होता है? अरब क्षेत्र में। कब होती है? तो 7वीं सदी में। और भारत का अरब के साथ व्यापारिक संबंध इस इस्लाम धर्म के उदय से पूर्व से था। मतलब भारत और अरब के बीच का संबंध प्रारंभ से ही है। किस प्रकार का संबंध? तो व्यापारिक संबंध। तो इस व्यापारिक संबंध में कब खटास आई और कैसे खटास आई, जो अरब वाले सिंध पर आक्रमण करना उचित समझे और सिंध पर आक्रमण किए। इसके लिए एक कहानी है, एक इतिहासकार एक घटना बताते हैं जिसका जिक्र करते हैं, इसको समझना जरूरी है। ये श्रीलंका में अरब के कुछ व्यापारी लोग रहते थे, व्यापार काम करते थे, लेकिन श्रीलंका में किसी कारणवश किसी हादसा से उस व्यापारी की मौत हो गई और कुछ व्यापारी जो मर गए उनके परिवार वाले, उनकी पत्नी बच्ची ये सब जो भी थे, उसको 8 जहाज में भर करके ये श्रीलंका वाले अरब को सुपुर्द करने के लिए यहाँ से रवाना किए। ठीक, तो ये यहाँ से रवाना हुआ। कहाँ आता? ये अरब देश में आता। लेकिन मौसम खराब होने के कारण ये अरब सागर में ही, यहाँ पे ये सारा क्षेत्र अरब सागर का है। अरब सागर में मौसम खराब होने के कारण यह सिंध के तट पर चले गए। ये सिंध के तट पे जाकर के स्थान शरण ले लिए और वहां जाने के बाद इसको मौसम ठीक साफ होने का इंतजार कर रहा था कि उसके बाद ये अरब के लिए रवाना होगा। लेकिन उस सिंध के तट पे बंदरगाह पे कुछ लुटेरा ने उस जहाज को लूट लिया। तो अरब वाले इस यहाँ के राजा दाहिर थे, सिंध के राजा, तो दाहिर से बोले कि आप उस लुटेरा को पनिशमेंट दीजिए या फिर उस लुटेरा को हमको सुपुर्द कीजिए। दाहिर जवाब भेजा कि जो लुटेरा हमारा नहीं था और हमको उस पर नियंत्रण हम नहीं कर सकते हैं, वो हमारे पहुंच से बाहर है। इसी प्रत्युत्तर के कारण ऐसा जवाब जो दाहिर दिया अरब को, तो इसीलिए अरब वाले सिंध पे आक्रमण किया और सिंध के राजा दाहिर को परास्त करके सिंध क्षेत्र को अपने अधीन किए। साथ ही पंजाब के भाग पे, कुछ भाग पे भी अपना शासन स्थापित कर लिया। इसीलिए 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंध पर आक्रमण हुआ और कुछ भारतीय क्षेत्र मुस्लिम शासन के अधीन आ गया। अब अगली घटना देखिए। एक गजनी क्षेत्र का एक शासक था महमूद गजनवी। गजनी का शासक था
महमूद गजनवी। यह अपना क्षेत्र विस्तार करने के लिए धन इकट्ठा करना चाहता था और इसीलिए भारत पर आक्रमण करके धन इकट्ठा करने के लिए प्रयास शुरू किया। और सबसे पहली बार ये 1001 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और 1025 ईस्वी में ये अंतिम आक्रमण किया। कुल 17 बार भारत पर महमूद गजनवी आक्रमण किया। तो पूछता है कि महमूद गजनवी भारत पर कितने बार आक्रमण किया? 17 बार किया। पहली बार कब किया? 1001 ईस्वी में। अंतिम बार कब किया? 1025 ईस्वी में। अंतिम बार जो किया था वो किस स्थान पे किया था? तो वर्तमान में जो गुजरात है वहां पे सोमनाथ मंदिर पे अंतिम बार महमूद गजनवी आक्रमण किया था 1025 ईस्वी में। तो इनका मेन पर्पस क्या था महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण करने का? धन इकट्ठा करना, धन लूटना। इसीलिए अपना टारगेट मुख्य रूप से ये मंदिर पे क्या करते थे, क्योंकि उस समय में सबसे ज्यादा धन मंदिर, भारत में सबसे अधिक धन मंदिर के पास अक्सर देखा गया है। इसलिए आक्रमणकर्ताओं का मुख्य फोकस मंदिर को लूटना रहता था। तो महमूद गजनवी भारत पे आक्रमण किए और ये अपना साम्राज्य यहाँ पंजाब, जो भारत के कुछ पंजाब जो मोहम्मद बिन कासिम से बच गया था, उस क्षेत्र को अपना ये शासन केंद्र बना लिए और वहां पर अपने अधिकार स्थापित कर लिए। वहां से वो अपना उस क्षेत्र में शासन करने लगे। तो दूसरा मुस्लिम आक्रमणकारी को देख लिए हम लोग, यह गजनी के थे। अब एक और मुस्लिम आक्रमणकारी को देखिए, उसके बाद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि भारत में किस तरह से मुस्लिम शासकों का आगमन हुआ। अब तीसरा जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे वो थे मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी यह जिस जगह का गजनी क्षेत्र का था मोहम्मद गजनवी, तो उसी गजनी क्षेत्र का ही एक छोटा सा भाग था गोर प्रदेश। उसी गोर प्रदेश का ये शासक था गोरी, जो अपना साम्राज्य विस्तार के लिए भारत की तरफ बढ़ा और भारत में इन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार का प्रयास किया और कई बार भारत पर आक्रमण किया। अंततः 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित करके मोहम्मद गोरी दिल्ली पे अपना शासन स्थापित किया और फिर ये मोहम्मद गोरी अपने गोर प्रदेश चले गए। और यहाँ के जो शासन व्यवस्था था वो अपने अधीनस्थों के, अपने अधीन जो कुछ व्यक्ति इनके थे विश्वसनीय व्यक्ति से, उनके अधीन यहाँ का क्षेत्र छोड़ करके देखरेख के लिए ये चले गए गोर प्रदेश में। लेकिन 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है और यहाँ पे जिस व्यक्ति को वो देखरेख के लिए रखे थे, भारतीय प्रदेश को देखरेख के लिए, वह व्यक्ति भारत में अपना शासन स्थापित करता है। तो 1206 ईस्वी में जो व्यक्ति भारत में मुस्लिम शासन स्थापित करता है उसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। अब ये व्यक्ति कौन था? तो ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था। गुलाम उसको कहते थे उस समय जिसको किसी शासक द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा खरीदा जाता था और अपने अधीन अपने इच्छा अनुसार काम कराया जाता था। उसी में जो काफी शक्तिशाली, बुद्धिमान या अपने एक्टिविटी से शासक का या खरीदार का मन को जीतने का काम करता था, तो उसको उस श्रेणी का काम दिया जाता था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो शक्तिशाली, बुद्धिमान और सैनिक का कार्य में कुशल था, इसीलिए इसको एक अपने
अपने क्षेत्रों की देख रेख करने के लिए इसको योग पाया गौरी, तो इस भारत क्षेत्र में इसको नियुक्त किया था। तो ये कहलाया क्या, तो ये गौरी का गुलाम कहलाया। तो गुलाम कहलाता था, इसीलिए इसने अपना सत्ता जो स्थापित किया 1206 ईस्वी में गौरी के मृत्यु के बाद, इसलिए उसका नाम ही ये रख लिया गुलाम वंश। मतलब 1206 में किसकी स्थापना हुई, गुलाम वंश की। कहाँ पे, भारत में। अब देखिए 8वीं सदी से जो प्रारंभ हुआ मुस्लिम शासकों का भारत पर आक्रमण, वो मुख्य रूप से 1206 में गुलाम वंश की स्थापना के साथ दिल्ली में स्थापित हो गया मुस्लिम शासक, और इसी तरह से धीरे धीरे पूरे देश में इसका विस्तार हो गया। तो मतलब हम क्या देखते हैं कि मुस्लिम शासकों का विस्तार हुआ, और इससे क्या हुआ, अन्य जब शासक यहाँ अपना सत्ता स्थापित कर रहा था, अन्य मुस्लिम लोग भी भारत में आना शुरू कर दिए। अरब के लोग, तुर्क के लोग, ईरान के लोग, जितने उस आसपास के क्षेत्र के लोग थे, सभी भारत में आकर के अपना बसने लगे, रहने लगे। तो इससे ये हुआ कि मुस्लिम समाज के लोग और हिंदू समाज के लोग, जो भारत में प्रारंभ से हिंदू समाज के लोग रह रहे थे, और जो 8वीं सदी से ये 1206 ईस्वी तक जब गुलाम वंश की स्थापना हुई, उस समय तक जो मुस्लिम समाज के लोग आए, आगे भी आते गए, क्योंकि इसके बाद गुलाम वंश के बाद अन्य मुस्लिम शासक का भी वंश आता है, जिसको सल्तनत काल के नाम से हम लोग जानते हैं, सल्तनत काल। अब इस सल्तनत काल के बाद 1526 ईस्वी में मुगल काल भी आता है, मुगल काल, और अंततः भारत पे 1857 तक मुस्लिम शासन बना रहता है। तो इस तरह से लगभग 1000 ईस्वी तक मुस्लिम शासन बना रहता है भारत पे। तो इस सिचुएशन में आप देखेंगे कि दोनों धर्म के लोग, दोनों संस्कृति के लोग एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के संस्कृति प्रक्रिया को देखते हैं। तो उससे क्या होता है, एक दूसरे में सांस्कृतिक बदलाव भी आता है, सामाजिक परिवर्तन भी आता है। उसी चीज को अब हम लोग इसमें देखेंगे। तो पहले देख लिए हम लोग कि किस तरह से भारत में मुस्लिम शासक आना हुआ, और भारत में जो हिंदू सभ्यता इतना दिन से विकसित था और हिंदू संस्कृति चल रही थी, उसमें किस तरह से मुस्लिम संस्कृति का मेल जोल होगा, इस चीज को हम लोग अब देखेंगे। तो देखिए ये दोनों के आने से, यहाँ एक साथ रहने से भारत में कई प्रकार का परिवर्तन देखा जाता है, और उसी परिवर्तन का हिस्सा है जो संस्कृति के अधीन हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे खान पान। खान पान में क्या परिवर्तन हुआ, क्या आया, बिरयानी आया, समोसा आया, हलवा आया। समोसा कहाँ का है, ईरान का है। भारत में समोसा पहले नहीं बनता था, ईरान में बनता था। तो भारत जब मुस्लिम समाज के लोग सब आए, तो यहाँ भी समोसा बनने लगा। अब हर गली हर चौक में आपको समोसा मिल जाएगा। लेकिन ये बात समझ लीजिए कि समोसा हम इंडियन वाले जितने भी लोग थे उस समय प्राचीन काल में समोसा यहाँ नहीं बनता था। यह ईरान से इस चीज की भारत में प्रवेश हुई है। तो बिरयानी को देख लीजिए, बिरयानी भारत में नहीं बनता था, भारतीय संस्कृति की चीज नहीं थी। ये मुस्लिम समाज के जो लोग आए तो उन अपने खाने पीने के तौर तरीका में बिरयानी को भी लेकर आए। तो यहाँ के अब लोग अक्सर लोग बिरयानी पसंद करते हैं। तो हलवा, ये भी अरब वाले ही इसको भी पसंद किया और इसको भारत में फैलाने का काम किए। खजूर जो हम लोग खाते हैं वो भी मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा उस फल का प्रचार किया गया भारत में। तो खान पान में इस सब चीज को डाल देंगे। फिर देखिए पहनावा ओढ़ावा, पहनावा। अब इसमें देखिए क्या आता है, कुर्ता पैजामा। कुर्ता पैजामा अक्सर हम लोग देखते हैं बिहार में भी, भारत में भी, कि नेता लोग पसंद करते पहनना, और अब आम आदमी का भी पसंद हो चुका है कुर्ता पैजामा पहनना। लेकिन वो भारत की नहीं, वो इस्लामिक कल्चर का, संस्कृति का हिस्सा है,
कुर्ता पैजामा पहनना पुरुषों के लिए। महिला के लिए सलवार समीज जो पहना जाता है वो मुस्लिम महिलाएं ही पहले पहनती थी। भारत का जो लोग थे उनको साड़ी, महिला साड़ी पहनती थी, पुरुष धोती पहनते थे। ये लुंगी का जो कॉन्सेप्ट है वो भी मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा ही भारत में फैलाया गया। तो ये सब तरह का जो पहनावा है वो सब देख रहे हैं चेंज हो रहा है एक दूसरे से। अब मुस्लिम महिलाएं भी साड़ी पहनना पसंद करती हैं, हिंदू महिलाएं भी सूट सलवार पहनना पसंद करती है। तो एक दूसरे से पहनावा ओढ़ावा में परिवर्तन हुआ, चेंजिंग हुआ। अब देखिए भाषा, भाषा यहाँ का स्थानीय भाषा सब था, जैसे कि ब्रज बोली था, सिंधी भाषा था, तो और ये सब क्षेत्रीय भाषा सब का विकास था यहाँ पे। लेकिन जब वहाँ जब मुस्लिम शासक आए तो उन्होंने फारसी भाषा को यहाँ पे आधिकारिक भाषा बनाया, फारसी को। और यहाँ का पहले से जो चला रहा था वो था हिंदी। और इस दोनों के मिश्रण से उर्दू, भारत में एक नया भाषा का उत्पत्ति हुआ, उर्दू। तो फारसी और हिंदी के मिश्रण से क्या बन गया, उर्दू। चलिए, तो भाषा की भी एक नई उत्पत्ति हुई। अब देखिए अगला देखते हैं हम लोग रीति रिवाज। अब ये रीति रिवाज क्या था, तो जैसे होली, दिवाली, ये सब जो त्योहार मनाया जाता है उसमें मुस्लिम समुदाय के लोग भी बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। कुछ ऐसी परंपरा भी देखी गई है जो जैसे शादी विवाह पे उत्सव मनाना, मृत्यु, जन्म, बच्चों के जन्म, व्यक्ति के मृत्यु आदि के अवसर पे जो कुछ भोज उत्सव ये सब की प्रक्रिया होती है वो सब भी मुस्लिम समाज के लोग मनाते हैं। ये सब कहाँ से हुआ, ये सब इंडिया वाले के लोगों से देखा देखी उन्होंने इस चीज को ग्रहण किया। लेकिन अब किताब में कहा जाता है कि ये जो रीति रिवाज की जो रूप दिखता है मुस्लिम समाज में, वो इस चीज को बताता है कि यहाँ पे अधिकांश मुस्लिम जो है वो कन्वर्टेड, परिवर्तित, मतलब हिंदू से ही वो मुस्लिम बने। इसीलिए उनके अंदर ये सब रीति रिवाज का लक्षण अभी भी थोड़ा बहुत जिंदा है और दिखता है किसी न किसी रूप में। तो इस चीज को भी जाना जा सकता है। बहुत सारे इतिहासकार का मानना है कि जो पूरे संख्या में कहीं से भी कोई शासक नहीं आता है, जब आता है तो कम संख्या में आता है, लेकिन यहाँ का स्थानीय लोग उस धर्म को समझना, उस शासक को समझना और उस धर्म आस्था होने पे धीरे धीरे परिवर्तन होने लगता है। जैसे कि बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई थी तो एक व्यक्ति उत्पत्ति के, लेकिन उनके अनुयायी कई हो गए थे। इसी तरह से धर्म का प्रभाव हो जाता है। तो रीति रिवाज को समझ गए हम लोग। अब आगे देखेंगे हम लोग सूत काटना। तो सूत जो काटना था उस समय, तो हम लोग कतली एक होता था, उससे हम लोग धागा काटते थे। लेकिन जब मुस्लिम समुदाय के लोग आए तो यहाँ पे वो चरखा लेकर आए। जो चरखा हम लोग गांधी जी के फोटो में देखते हैं वो चरखा इस्लामिक कंट्री से ही भारत में आया था। अब देखिए अगला है कागज। कागज का प्रयोग हम लोग पहले नहीं जानते थे, मतलब भारत वाले कागज के प्रयोग नहीं जानते थे। पहले ताड़ के पत्ता, भोजपत्र, दीवार पे, पत्थर के टुकड़ा पे या किसी मिट्टी के बर्तन पे, इस सब पे लिखने का काम किया जाता था, या फिर कपड़ा पे, सूती कपड़ा, ये सब पे लिखा जाता था। लेकिन जब इस्लाम कंट्री देश का जब लोग सब आए तो अपने साथ वो कागज का ज्ञान लेके आए और भारत में भी कागज का प्रयोग होने लगा। और इस्लामिक कंट्री वाला कागज किससे बनाना सीखा, तो चीन से। तो इस चीज को हम लोग देख लिए, खाना पीना, पहनावा, भाषा, रीति रिवाज, सूत काटना, कागज। अब मेहराब, ये मेहराब की व्यवस्था इस तरह से जो हम लोग देखते हैं कि बरामदा में या खिड़की में इस तरह का नक्काशी किया हुआ रहता है। खिड़की का जो हम लोग
एक होता है ऊपर का जो छज्जा होता है ऐसे होता है, एक होता है कि इस तरह से अर्ध वृत्ताकार। तो ये कॉन्सेप्ट शिल्प में आया और ये इस्लाम जगत के जो लोग आए उन्हीं के द्वारा लाया गया था। इसको देख लिए हम लोग। जाति व्यवस्था इस्लाम धर्म में नहीं था। यह भारत में ही जाति व्यवस्था को इस्लाम के मतलब मुसलमान लोग जितने थे, मुस्लिम लोग, वो भारत में ही आकर के जाति व्यवस्था को अपने में लिए। तो उन लोगों में जाति को इसी तरह से कई जाति में बांटा था, लेकिन उच्च जाति को वो लोग, उच्च जाति जो था उसमें उसे अशराफ कहते थे, अशराफ। और निम्न जाति के जो लोग थे उसे अजलाफ करते थे। अब देखिए ये इस सभी प्रकार का सांस्कृतिक परिवर्तन हुआ, एक दूसरे से समागम हुआ। कुछ व्यक्ति मुस्लिम जगत के लोग जो थे, क्षेत्र के जो लोग थे, वो हिंदू से सीखे, और हिंदू समाज के जो लोग थे वो मुस्लिम से कुछ चीज लिए अपने जीवन में। तो इस चीज को हम लोग देखें, जो किताब में दिखाया गया है, आप लोग इसको पढ़ेंगे तो ध्यान समझ में आ जाएगा आसानी से। अब देखिए आगे हम लोग पढ़ेंगे एक सूफी आंदोलन के बारे में और भक्ति आंदोलन के बारे में। इसी अध्याय में है, लेकिन उसका वीडियो दूसरे पार्ट में देंगे कि किस तरह से सूफी आंदोलन का विकास हुआ और किस तरह का वो प्रयास किया समाज में धर्म फैलाने का, और भक्ति आंदोलन क्यों हुआ और वो समाज में किस तरह से अपना धर्म को फैलाया।